हाय गाइस। तो गाइस हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी आपका यहाँ से सब इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आएगा जो है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 ठो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका सवाल न्यूमेरिकल्स ज़्यादा बनता है, तो ध्यान से देखना। तो स्टार्ट करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यस, माय नेम इज शंकर गुरु एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए फटाफट निकाल लीजिए आपका नोट कॉपी और नोट बनाते जाना है आपको। चलिए बहुत सारा हम यहाँ पर भाई सवाल भी करेंगे, ठीक है, आईआईटी का, जेई का, ठीक है। चलिए तो सॉल्यूशन का हमारा नया टॉपिक अब चलेगा, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसका भाई? सॉल्यूशन का। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन लिख दो, ठीक है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन का हम मतलब सॉल्यूशन का हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सॉल्यूशन का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, एक्चुअल जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होता है जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट को डिपेंड करता है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिपेंड करता है, वो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसका अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे, पहले लिख लो कि लिखना है तो लिख दो ऐसे। क्या लिखना है भाई? व्हिच डिपेंड, है ना, जो कि डिपेंड करता है, व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल। ये इसको थोड़ा हम बोल्ड करके लिखेंगे भाई। अपॉन द नंबर ऑफ क्या? पार्टिकल्स। ध्यान सुनना, ठीक है, पार्टिकल्स, जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिपेंड करता है ना। व्हिच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ध्यान से सुनना, जो यहाँ पर पार्टिकल्स है भाई, ये पार्टिकल्स जो है आपका मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है ना, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, मोल्स हो सकता है, या तो फिर मोल फ्रैक्शन हो सकता है। तो पार्टिकल का मतलब समझना, ठीक है। मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है। ऑफ किसका? सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। व्हिच डिपेंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि ऑफ सॉल्यूट, एंड ध्यान सुनना, एंड डज नॉट डिपेंड, ध्यान सुनना, एंड डज नॉट डिपेंड द नेचर ऑफ सॉल्यूट, है ना। ध्यान सुना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भाई। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिपेंड करता है। सॉल्यूशन में जो होगा आपका मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, मोल्स हो सकता है, मोल फ्रैक्शन हो सकता है। ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्यूट का नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिपेंड करेगा, ठीक है, कितना आप सॉल्यूट डालो, कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट डाल रहे हो। एंड डज नॉट डिपेंड द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, और सॉल्यूट का नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि आप शक्कर ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, है ना, उसका नेचर, उसका फिजिकल स्टेट, ये सब कुछ उसको दरकार नहीं है, ठीक है। बस आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको चाहिए, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब भाई आपका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है बहुत सारा होता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, रुक जाओ, चार ठो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग, ये भाई हम आगे से बता चुके हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आगे हम बताए थे, याद करो, राउल्ट्स लॉ का 2 नंबर केस, जब हम सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लेते थे तो वहाँ पर एक इक्वेशन मिला था, मैं आपको बताया था कि ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं बोला था। तो वही चीज़ें यहाँ पर है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर, वही फॉर्मूला यहाँ पर लाएंगे, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब भाई यहाँ पर ऑफ जगह पर इन भी होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट,
डिप्रेशन ऑफ इजिंग। चौथा हम देखेंगे, लास्ट देखेंगे भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां पर हम ऑस्मोसिस भी समझेंगे, ठीक है, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये 4 ठो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया कितना तो देखेंगे भाई, 4 ठो। तो सबसे पहले इसको उठाएंगे हम इस लेक्चर में, रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर समझेंगे, फिर उससे हम जो आपको फॉर्मूले मिलेगा उसको हम फिर न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। फिर भी यहाँ पर और अच्छे से हम देखेंगे, ठीक है। चलिए हो गया इतना, मिटाएंगे। व्हिच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल साइंस, मोल्स, मोल फ्रैक्शन हो सकता है, एब्सोल्यूट हो सकता है। चलिए हो गया, मिटाएंगे। चलिए तो हेडिंग डालें पहला वाला, रिलेटिव, इसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वीपी, आरएल वीपी भी कहते हैं, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान है। तो हेडिंग डालें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। वीपी में लिख दे रहा हूं भाई, वीपी वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग आरएल वीपी, ठीक है। आरएल वीपी को थोड़ा देखते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, मैं डायरेक्ट में करूंगा और डायरेक्ट ही करना पड़ेगा भाई। मैं आपको राउल्स लॉ का 2 नंबर केस में बताया था कि जब हम सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं तो उसमें आपको एक इक्वेशन मिल रहा था, याद करो, ठीक है। लास्ट में बताया था कि क्या बताया था भाई, कि एक सॉल्यूशन का उसका क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी पूरा सॉल्यूशन का, है ना। नीचे फिर क्या होता था भाई, वही आपका पी नॉट होता था, ये बराबर होता था N2/N1 प्लस N2, और N2 आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैं बता चुका हूं, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं आपको बताया था अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, बताया था ना, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैं बता चुका हूं ये वाला, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में आपका ये फॉर्मूला आपको मिला था, ये आपका क्या है N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैं ये कर चुका हूं। N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और आपका N1 क्या होता है भाई, N1 आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या सॉल्वेंट, ठीक है, ये होता है। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है भाई, मोल फ्रैक्शन हो सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है, ठीक है। तो हम इसको एक्स सॉल्यूट भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, ठीक है। इतना मैं आपको बताया था। अब भाई यहाँ पर ये आपको अप्लाई नहीं करना है न्यूमेरिकल्स में, आपको इससे आप नहीं कर सकते, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तब आप आसानी से न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर सकते। न्यूमेरिकल्स में क्या बोलता है कि आपको यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, अब नंबर ऑफ मोल्स में आपका नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मोलिकुलर मास। तो आपको बहुत सारा सवाल में आपका मोलिकुलर मास पूछ लेता है सॉल्यूट का, तो इसको ना हम थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है, मोलिकुलर मास हम डिटरमाइन करेंगे, तो वही से आपका सवाल बनता है, यहीं से बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मोलिकुलर मास, यहां से निकालेंगे मोलिकुलर मास, ध्यान से सुनना आप देखना। अब मुझे एक चीज आप बताओ, इसको मैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू, देखो अब यहां पर N1 है, यहां पर N2 है। N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स, और N2 का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का। अब मुझे बताओ नॉन वोलेटाइल केस में जब आप लेते हो, क्या लेते हो, लिक्विड लेते हो, सॉल्यूट लेते हो, नॉन वोलेटाइल मतलब मान लो यहाँ पे A है, B है, A है, B है, ये सब है, ठीक है। अब मुझे बताओ, मान लेते हैं B आपका सॉल्यूट है, B क्या है आपका सॉल्यूट, A आपका सॉल्वेंट है, A क्या है आपका सॉल्वेंट है, क्या है सॉल्वेंट, जो कि ज़्यादा अमाउंट में है। अब मुझे बताओ सॉल्यूट तो वेपर नहीं होता है, सॉल्यूट का वेपर नहीं होता है, तो क्या हम
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मतलब N1 कंपैरिजन में N2 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर B का तो वेपर यहाँ पर नहीं बनेगा, सिर्फ A का बनेगा, सिर्फ A का वेपर बनेगा और A का ही प्रेशर पड़ेगा नीचे, ठीक है, यानी B का कुछ रोल नहीं है। तो हम यहाँ पर, और ऐसे भी आप जो सॉल्वेंट लेते हो ज़्यादा लेते हो, सॉल्यूट कम लेते हो, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसके कंपैरिजन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं N1 जो है ग्रेटर देन N2 है, तो N1 N2 बहुत कम है ना, हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब N2 को यहाँ पर हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम यहाँ पर कर सकते हैं N2/N1 लिख सकते हैं, क्योंकि भाई सॉल्वेंट का ही आपको क्या मिलेगा, वेपर मिलेगा, तो N2 का तो नहीं मिलेगा, तो हम इसको N2 का हटा सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब कहानी देखो, N2 का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मैं बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का हम क्या लिखते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास को मैं सपोज M2 ले गया, M2 मतलब समझना सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मास ना, मास को किस में ले जाएंगे भाई, W में ले जाते हैं, ठीक है, चलो W कैपिटल ले जाते हैं, W, ठीक है, W को आप W2 ले जाते हैं, ठीक है। W2 मतलब नंबर आपका मास ऑफ द सॉल्यूट, और बाय मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास को मैं M1 ले गया, M2 ले गया, ठीक है, W2 M2। ठीक उसी तरह यहाँ पर N1 जो है भाई, N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास को मैं लिया W1 और मॉलिक्यूलर मास को लिया मैं क्या, M2 लिया, ठीक है। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर W2 क्या है भाई, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, इसको मिटाया, ध्यान सुनना। अब आपको क्या बोलता है ना, M2 निकालने के लिए बोलता है, M2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सॉरी M2 बोलते हैं, सॉरी ये आपका M1 होगा, ठीक है, M1। आपको कई बार आपको क्या पूछा, ज़्यादातर आपका नंबर, आपको ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास पूछ लेता है, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू भाई यहाँ पर डालेंगे, कुछ नहीं। अब ध्यान सुनना, ठीक है, N2 का वैल्यू ये डालो, N1 का वैल्यू ये डालो, तो आपको मिल जाएगा P0 माइनस PS। आपको पता है ना रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों होता है भाई, होता है ना, क्यों होता है, देखो यहाँ पर थोड़ा सुनना, मैं भूल गया इसको बताना। यहाँ पर क्या होगा भाई, ये आपका P0 इक्वल टू क्या था भाई, N2 बाई क्या है, N1 प्लस N2 में बताया, ये बताया। अब भाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ध्यान सुनना, क्यों है, क्योंकि भाई ये जो चीज़ है ना भाई, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मोल फ्रैक्शन जितना बढ़ेगा सॉल्यूट उतना ये बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जो कि आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को डिपेंड कर रहा है, या तो फिर ऐसे देख सकते हो आप, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड कर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये चीज़ होता है आपका क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब भाई यहाँ पर ये अगर हम P0 नीचे दे देंगे तो ये रिलेटिव हो जाता है, ये अपन ये तो आपका रिलेटिव हो जाता है, रिलेट कर देता है P0, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा तो ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। और ये नहीं होगा भाई, ये लोअरिंग वेपर प्रेशर में बता चुका हूँ, ये आपका ये आपका P0 माइनस PS आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, ये पूरा का हम कह सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान सुनना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना, N2 का वैल्यू जो है यहाँ पर डाल देते हैं, ये आपका P0 है, और इधर देखना N2 जगह पर डालेंगे W2 बाई M1, सॉरी M2 बाई नीचे क्या होगा भाई, W1 बाई M1, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला मिलेगा आपको क्या, W2 इंटू M1, ध्यान सुनना, W2 ये ऊपर फेंक दो, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे आपका है M2 इंटू क्या, M2 इंटू W1, ठीक है। तो ये चीज़ आपका भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट करना, ठीक है, ठीक है, W1 M2, ठीक है, समझ में आ गया पूरा। तो इसको मिटाया भाई, देखो अब ध्यान सुनना, तो भाई ये जो फॉर्मूला है आपको क्या मिला भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो P0 माइनस PS बाई P0 का फॉर्मूला क्या मिला, W2 इंटू M1 बाई M2 इंटू W1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, ये न्यूमेरिकल्स में हम सब यूज करेंगे, इसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर W क्या है मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर W क्या है, यहाँ पर आपका W2 क्या है, W2 आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सॉरी आपका मास ऑफ द सॉल्यूट, कुछ भी पूछ सकता है भाई, यहाँ से आपका मॉलिक्यूलर मास पूछ सकता है, मास पूछ सकता है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट, और W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब भाई मुझे बताओ M1 क्या है,
m1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, और m2 क्या है भाई, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो आपको ज़्यादातर m2 पूछता है, ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूलर मास पूछता है, किसका, सॉल्यूट का, ठीक है। m1 आपका सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास है, और W2 ये आपका सॉल्यूट का मास है, और W1 आपका सॉल्वेंट का मास है, ठीक है। तो ये चीज़ नोट करना भाई। अब हम सवाल करेंगे, नोट कर लें, सवाल करेंगे, अच्छा सवाल करेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो इसको मिटाते हैं, ये हो गया, याद हो गया। चलिए, तो सबसे पहला मैं सवाल लूँगा CBSE का, बोर्ड का, ठीक है। चलिए, सबसे पहला सवाल CBSE का 2006 में आया है, ठीक है। इसको लिखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, क्या बोला, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इन 17.5 mmHg और mmHg, ठीक है, दे दिया है आपको, मैं समझाऊंगा, रुक जाओ। ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज prepared by dissolving 68.4 gram of sucrose in 1000 gram of water, ठीक है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी पूरा सॉल्यूशन का आपको वेपर प्रेशर निकालने को बोला है। तो ध्यान सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर सॉल्यूशन, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे दिया आपका इतना, ठीक है। आपको बोला है एक सॉल्यूशन किसका, सुक्रोज का, इच मतलब सुक्रोज आपका सॉल्यूट आ गया, ध्यान सुनना, सुक्रोज आपका सॉल्यूट आ गया, वाटर आपका सॉल्वेंट आ गया। ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज, मतलब आपका जो सुक्रोज कितना ग्राम है भाई, मास कितना है सुक्रोज का, 68.4 ग्राम, और आपका 1000 ग्राम वाटर है। यानी भाई पहले क्या क्या है पहले लिख दो, यानी हमारे पास W1 मतलब मास ऑफ द सॉल्वेंट, यानी वाटर कितना है भाई, 1000 ग्राम, 1000 है ना, हाँ 1000 ग्राम, ठीक है। अब W2 मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है, 68.4 ग्राम, ठीक है। ठीक उसी तरह मॉलिक्यूलर मास कितना है, M1 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, है ना। ध्यान सुनना, रुक जाओ पहले हम लिख देते हैं क्या क्या है भाई। 17.5 क्या है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, है ना। वेपर प्रेशर प्योर वाटर में सॉल्वेंट यानी P0 है, P0 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पता है ना, वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है, ये प्योर सॉल्वेंट मैं नंबर कर चुका हूँ ये सब, ठीक है। कितना दिया है भाई, 17.5 mmHg दे दिया है, ठीक है। और सॉल्यूशन का आपको निकालना है ना, सॉल्यूशन का आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, ठीक है। ये दे दिया गिवन। अब हमको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, पहले तो हमको चाहिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए। तो M1 मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है यहाँ, वाटर, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है भाई, 18 होता है, जानते हुए मास अपन मॉलिक्यूलर मास कर सकते हो ना। अब M2 क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट का, सॉरी मास बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, सुक्रोज का क्या होता है, मैं बता चुका हूँ ये सब बेसिक सब चीज। सुक्रोज का होता है आपका कितना, सुक्रोज का आता है आपका 342 होता है ना ग्राम पर मोल, ठीक है। इससे अब याद करना, मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, मैं बहुत बार कर चुका हूँ, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए P0 माइनस PS बाई P0, फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला अभी बताया क्या होता है, W2 इंटू M1 बाई W1 इंटू
M2 ये चाहिए। ठीक है, हमको यहाँ पर ये चाहिए PS चाहिए, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको पूछा। ये सब डाटा है आपके पास, अब कुछ नहीं करना है, आपको डाल देना है। P0 का वैल्यू क्या है 17.5 माइनस PS आपको निकालना है, ये आपका 17.5 इक्वल टू W2 क्या है भाई, W2 68.4 और इनटू अब M1 क्या है 18। ठीक है, अब नीचे देखो क्या है W1 आपका 1000 है, 1000 इंटू M2 देखो भाई M2 है आपका 342। ठीक है, इतना दूर तक पूरा समझ में आ गया, पूरा क्लियर। अब भाई इसको पूरा आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो मिलेगा 0.0036। आप कर सकते हो, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अरे काटना है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, इतना मिलेगा। अब हमको चाहिए क्या, PS चाहिए, तो PS कैसे निकालेंगे भाई, अब सिंपल कैलकुलेशन होगा, देखना। अब देखो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, ये बाई ये करेंगे तो 1 आएगा, फिर PS बाई हम कर सकते हैं 17.5, ये बाई ये किए 1 हुआ, फिर ये बाई ये किए। ठीक है, अब इधर क्या है भाई 0.0036। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान सुनना, +1 को फेंका उधर -1 हो जाएगा, तो इधर बचेगा कितना -PS। अरे भाई नहीं तो डायरेक्ट ऐसे करो ना, हाँ चलेगा। इसको हम क्या करते हैं, देखो +1 उधर फेंका -1 हो जाएगा, है ना, इधर अब बचेगा कितना -PS बाई 17.5 इक्वल टू +1 इधर आ गया तो -1 हो जाएगा, -1 और इधर +0.0036। ठीक है, अब माइनस को इधर फेंको तो ये प्लस ही माइनस हो जाएगा, है ना, तो आपको बचेगा PS अपन 17.5 माइनस माइनस प्लस हो गया +1 माइनस 0.006। ठीक है, चलिए अब हमको चाहिए क्या, PS चाहिए, तो इसको फेंको उधर, यानी PS इक्वल टू 17.5 इंटू 1 माइनस 0.0036 होगा। अब भाई इसको मल्टीप्लाई करोगे तो PS मिलेगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, लगभग आपको मिल जाएगा कितना मिलेगा 17 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, मैं आगे से कर ले आऊँ भाई, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बस अब मेरे को आपको समझाना था कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन में समझ में आ गया भाई, सिंपल कर 1 से इसको माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, तो इतना मिलेगा। ठीक है, लिख लीजिए, ये आपका CBSE में आया था, CBSE बोर्ड में आया था आपका 2006 में शायद। ठीक है, इसको नोट करना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, चलिए हो गया। हो गया, चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका लिखें, क्वेश्चन नंबर 2, यूरिया forms an ideal solution इन किसके साथ भाई, वाटर, यानी आपका यूरिया आपका सोल्यूट हो गया, समझना है भाई ठीक से। डिटरमाइन द VP यानी वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन मतलब पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, containing 10% बाई मास, ध्यान से देना, परसेंट बाई मास लिख देगा तो समझ देना वो आपका मास है, 10% के ऊपर 10 ग्राम ले जाना। ठीक है, बाई मास ऑफ यूरिया एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, आपको बोला है वेपर प्रेशर ऑफ, आपको दे दिया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, आपको ये आपको पता भी है 55 होता है शायद ना, 55 होता है। ठीक है, 55.3 होता है mm दे दिया है। ठीक, ये इतना गिवन दे दिया। ये भी आपका CBSE में आया था भाई, CBSE में आया था,
लगभग ये भी 2006 या तो फिर हाँ 6 या 4 में आया, तो चेक करना भाई, ठीक है, CBSE 2006 में। चलिए अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या बोला है, एक सॉल्यूशन है जहाँ पर यूरिया सॉल्यूट है भाई, ये आप कर सकते हो, एक सॉल्यूशन है यहाँ पर यूरिया दिया गया है, पानी है, ठीक है। अब यूरिया आपका सॉल्यूट होता है, ठीक है, सॉल्वेंट आपका वाटर है। तो पहले समझ जाओ क्या क्या डाटा पहले लिख लो, ठीक है। यूरिया फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। डिटरमाइन द वेपर प्रेशर आपको निकालना है ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 10% बाई मास ऑफ यूरिया। मतलब आपको बोल दिया कि ये सॉल्यूशन में 10% क्या है भाई, यूरिया है, बाई मास यानी 10 ग्राम यूरिया है। यानी हम कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट को हम डिनोट करते हैं W2, मास ऑफ 10% बाई मास बोला यानी 10 ग्राम लिख देंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ सॉल्वेंट का कितना होगा। अगर हम पूरा को 100% बाई मास मान लेते हैं तो सॉल्वेंट कितना बच जाएगा भाई, 100 से 10 माइनस कर देंगे, यानी 100 माइनस 10 यानी आपका कितना परसेंट हो जाएगा, 90%। 90% यानी 90 ग्राम आपका यूरिया बचेगा, इसलिए सॉल्वेंट बचेगा, यानी आपका वाटर बचेगा, ठीक है। ये हो गया। अब मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं M1, ठीक है। हमको क्या चाहिए, ध्यान सुनना, हमको चाहिए फिर वही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ये क्या होता है भाई, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, अभी बताया वाटर का। और M2 क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या होता है, यूरिया का साथ 58 समथिंग ऐसे होता है ना कि 60 होते हैं, यूरिया, हाँ यूरिया है, यूरिया का बस 60 होता है, कितना होता है 60 होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 60, आपको पता है। चलिए अब आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। हो गया, इसको मिटाएंगे, अब हो जाएगा ना। अब वही यहाँ पर और क्या क्या चाहिए भाई हमको, हाँ हमको प्योर दे दिया है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 55.3 दे दिया है, ठीक है, mm दे दिया। चलो अब हमको चाहिए क्या, P0 माइनस PS/P0, हमको ये चाहिए, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला अभी मैं बताया क्या होता है भाई, W2 M1/W1 M2, ठीक है। ऊपर M1 नीचे M2, ऊपर W2 नीचे W1, ठीक है। अब वैल्यू अप्लाई करो, P0 का दिया है 55.3 माइनस PS हमको निकालना है नीचे 55.3। अब यहाँ पर देखो W2 आपका 10 ग्राम है ना भाई, 10 ग्राम इंटू आपका मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 होता है। नीचे आपको क्या करोगे, ध्यान सुनना, W1 90 इंटू M2 60, क्या हो जाएगा भाई 60। इतना दूर तक पूरा समझ में आ गया भाई। चलो अब इसको काट सकते हो ना, 2 में काट दो, 2 इंटू 9 18 होता है, 2 इंटू 45 है ना। काटेगा तो 18 है, 6 में काट दो ना, नहीं तो इसको 6 इंटू 3, 6 इंटू 1, 6 इंटू, नहीं ऐसे नहीं काटो, तो इसको ना ऐसे काटो, कट तो जाएगा, इसको ऐसे काटते हैं, रुको। 10 इंटू 6 होगा ना, 10 इंटू 6 होगा, ऐसे कट जाएगा। 6 से फिर 18 कटेगा यानी 3 हो गया। अब 3 भी फिर ऐसे 3 इंटू 0 यानी आपका 3 भी कट गया, यानी 1/30 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा भाई 1/30। अब ध्यान सुनना, 1/30 मिल गया। अब ध्यान से सुनना, इसको मिटाएंगे, चलिए। यानी अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन ये बाई ये करेंगे तो 1 आएगा, माइनस PS/55.3। आप चाहो तो इसको उधर फेंक सकते हो, है ना। अब 1 क्या हो गया भाई 30 हो गया, ठीक है। इतना दूर समझ में आ गया पूरा। चलिए अब ये ऐसे करो, नहीं तो माइनस को इधर फेंक दो, प्लस हो जाएगा, यानी PS/55.3 और भाई इस प्लस को इधर ले आए, 1 माइनस 30 हो गया, ठीक है। अब 1 माइनस 30 एलसीएम ले जाओ, 30 जाएगा, ये आपका 30 माइनस 1 यानी आपका 29/30, 29/30, ठीक है। अब भाई कुछ नहीं करना है, इसको मिटाया, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, PS चाहिए, तो PS को रख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 29/30 इंटू 55.3, ये आपका अप्रोक्स आएगा, वैल्यू आपका 53.45 आएगा, ठीक है। तो मिल गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है ना भाई, बहुत ही आसान है। चलिए लिख लें इतना,
फिर हम और एक सवाल करेंगे, और एक या दो करेंगे, ठीक है, और 2 ठो करेंगे। चलिए 2-3 ठो करेंगे भाई, जितना होगा। चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हम करेंगे जेई का, ठीक है। लिख लें इतना, लिख लीजिए। दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम देखेंगे और एक सवाल। आप कुछ भी सवाल कर सकते हो भाई, RLVP से रिलेटेड, ठीक है। मैं बता दिया, वही है आपका कहानी, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन, द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन, द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन at 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 टॉर। क्या दिया है? टॉर यूनिट में दिया है, चलेगा। when 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल मतलब आपका सॉल्यूट है, was dissolved in 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, मतलब आपका एसीटोन क्या है भाई? सॉल्वेंट है। एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस, बोल दिया कि इट्स वेपर प्रेशर वाज, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 183 टॉर। क्या है? 183 टॉर। आपको बोला है द मॉलिक्यूलर मास ग्राम पर मोल में निकालना है ऑफ द सॉल्यूट और सब्सटेंस मतलब यहां पर समझना नॉन वोलेटाइल है ना। सब्सटेंस इज, ऑप्शन दे दिया भाई, ऑप्शन दे दिया, मैं यहां पर ऑप्शन दे दिया, मैं यहां पर लिख देता हूं। ऑप्शन दिया है, सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया है 128, बी वाला ऑप्शन दिया है 488, और सी ऑप्शन दिया है 32, और डी ऑप्शन दिया है भाई 64। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। पहले समझ जाओ क्वेश्चन को, ठीक है। ये आपका आईआईटी में आया था भाई, ये आपका आईआईटी में आया था। आईआईटी भी जेई में, दोनों बार, एक बार में पूरा आया था। आईआईटी 2000 शायद 15 में आया था, और जेई भी कहानी वही है, जेई में भी आया था, है ना। 2 एग्जाम में आया था एक ही बार में, 2015 का है। ठीक है भाई, नोट करना। क्लियर? चलिए, आपको क्या बोला है? वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन इतना डिग्री में इतना है, यानी एसीटोन आपका सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का दे दिया है आपको वेपर प्रेशर, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, यानी भाई आपको प्योर एसीटोन का आपको दे दिया है वेपर प्रेशर। कितना दिया है? एसीटोन का कितना दिया है भाई? 185 टॉर दे दिया है। ठीक है, अब आप सॉल्यूशन का भी दे दिया। देखो सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर कितना दिया भाई, मतलब आपका क्या है ना, एक सॉल्यूशन में आपका एसीटोन सॉल्यूट है, सॉरी एसीटोन आपका सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। वो कुछ भी हो सकता है भाई, सब्सटेंस बोल दिया, कुछ भी सब्सटेंस हो सकता है जो कि नॉन वोलाटाइल है, यानी सॉल्यूट है। ठीक है, और इसका ये डिजोल्व हुआ है कितना ग्राम में? एसीटोन में कितना सॉल्वेंट है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी एसीटोन में डिजोल्व है। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? वही कहानी है। और आपको सॉल्यूशन दे दिया 183 टॉर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे दिया है। कितना दिया है भाई? 183 टॉर, सॉरी 183 टॉर। ठीक है, आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है सॉल्यूट का, यानी सब्सटेंस का। ठीक है, चलो तो यहां पर मुझे बताओ W1 कितना है? मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट 100 है, 100 ग्राम ऑफ एसीटोन बोला है। और W2 कितना होगा? मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना दिया है? 1.2 ग्राम, 1.2 ग्राम। ठीक है, ठीक है, इतना दूर तक हो गया। अब मॉलिक्यूलर मास देखते हैं भाई। मॉलिक्यूलर मास M1 मतलब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास कितना है? एसीटोन का मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है, एसीटोन बोल दिया। एसीटोन का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो, है ना, एसीटोन का। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, 58 होता है, 58 ग्राम पर मोल निकाल लेना है एसीटोन का। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। एसीटोन CH3 CO CH3 करना है भाई, CH3 CO CH3 कर सकते हो। 58 है CH3 CO CH3 होता है ना, कार्बन का 6 होता है, यानी 12 + 3 + 12 + 16 +
कार्बन का फिर 12 प्लस 3, करोगे ना ऐसे मोलिकुलर मास। कार्बन का 12, हाइड्रोजन 3 ठो, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 8 × 16, कार्बन का 12, ठीक है। अब सबको जोड़ो तो ये 15 15 30 40 50 6 2 8 यानी 58 आ रहा है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आपका हो गया इतना डाटा। अब हमको क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ठीक है ना भाई, करेंगे, चलिए करके देखते हैं। ऊपर वाला मिटा रहे हैं भाई, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, सुनना, P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है भाई, W1 है ना, W2 इंटू M1 बाई W1 इंटू M2 ये होता है। ठीक है, अब वैल्यू डालो, ऊपर का मिटाएंगे, अब वैल्यू डालो भाई, ये 128 है। ठीक है, अब वैल्यू डालो, P0 एसीटोन का भाई, सॉल्वेंट का भाई P0 दे दिया है आपको 185 माइनस सॉल्यूशन का 183 अपॉन 185। ठीक है, इतना दिया है तो चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर सुनना, W2 1.2 इंटू M1 58 नीचे क्या होगा भाई, W1 100 इंटू फिर है आपका M2 को हम तो निकालना है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, M2 निकालना है भाई, ये हमको चाहिए। ठीक है, अब कुछ नहीं भाई, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर 185 से 183 जाएगा, 2 बचेगा 185 और यहाँ पर 1.2 इंटू 58 बाई 100 इंटू M2। ठीक है, अब इतना हो गया, समझ में आ गया पूरा क्लियर भाई। अब देखना, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई 58 काट देते ना, नहीं तो कटेगा ना, इसको नहीं तो इसे काट देते हैं। 2 इंटू 4 9 29, ये 50। ठीक है, 29 हो गया ना। हाँ, 1.2 इंटू 29 और नीचे आपका 50 इंटू M2। ठीक है, अब इसको मैं इधर कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, समझ में आ गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो आपका इधर तो 2/185 और ये मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 34.8 आएगा। मल्टीप्लाई कर देना भाई ये दोनों को। ठीक है, और नीचे आपका क्या है 50 इंटू M2। ठीक है, समझ में आ गया पूरा भाई। चलो अब 2/185, अब ये भाई ये करना है, ये भाई ये करना है, डिवाइड कर देना है 50 से, तो कितना आएगा भाई आपका आएगा 0.696 आएगा और नीचे आपका M2 आ गया। ठीक है, ठीक है ना भाई, क्लियर, पूरा क्लियर। अब चाहो तो ये 2/185 करोगे तो 0.01081 आएगा, मैं कर लिया हूँ वैसे, 0.01081 आएगा और इधर आपका 0.696/M2 आएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है भाई, M2 को इधर लाओ, इसको इधर फेंको, यानी आपका M2 इक्वल टू 0.696 पॉइंट आएगा कितना भाई, हाँ ये डिवाइड हो जाएगा 0.01081 और इसको भाई आप डिवाइड करोगे तो लगभग आपका 64.333 आएगा, है ना, 33 आएगा, 3 बार लिख दो। ठीक है, 333 रिपीट होगा, यानी आपका अप्रोक्स आपका 64 के आसपास है। तो आपका जो ऑप्शन था भाई, डी ऑप्शन था ना, 64 था, तो इसको टिक करना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस कितना मिल गया भाई, 64। आसान है ना, लिख लें, पूरा आसान है, क्लियर। चलिए, बहुत ही आसान था, ये आपका IIT का JEE का पूछा था। अब भाई कई बार क्या करते हैं ना, बहुत आसान भी सवाल दे देता है जो कि थ्योरी से रिलेटेड होता है। ठीक है, थ्योरी से रिलेटेड होता है, पूरा आसान सवाल देता है, न्यूमेरिकल्स भी देता है, उसके साथ साथ जो थ्योरी से रिलेटेड कुछ ऐसे भी दे देता है JEE में, IIT में। ठीक है, जैसे आपको मैं बताया था आइडियल सॉल्यूशन का भी दिया था, आइडियल की नॉन आइडियल का दिया था, और ऐसे भी पूछ सकता है सब्सटेंस, मतलब कुछ मॉलिक्यूल लिख देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है ना, तो इस प्रकार का भी देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सब न्यूमेरिकल देता है, ऐसा नहीं है ना। कुछ आपको थ्योरी भी अच्छे से समझना पड़ता है, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है। ठीक है, चल जैसे मैं और एक मैं यहाँ पर सवाल दे रहा हूँ जो कि आपका पूछा है,
ठीक है। अभी रिसेंटली आपका कितना कितना आपका पूछा है, हाँ ये 2015 की 2016 में पूछा था, ठीक है। आईआईटी नहीं, जेई में एक ठो राउल्स लॉ से रिलेटेड बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल जो कि आप पढ़ चुके हो, शुरुआत में ही आप सीख गए थे वो चीज़, ठीक है। क्या बोला है देखना, क्या बोला है देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका पूछा है जेई में शायद, ओजेई में शायद, है ना, ओजेई उड़ीसा में जो हुआ था। चलिए, द RLVP रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन containing a non-volatile भाई non-volatile बोल दिया, non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction, है ना, to the mole fraction of the solute। दिस स्टेटमेंट भाई ये कितना आसान, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड, ये स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, ऑप्शन दिया था भाई, देखो कितना कितना पूरा आसान सवाल है। पहला ऑप्शन दिया था हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है ये एक ठो क्या, एक ठो गजब का नाम दिया है, कोनो एलो क्या क्या है, ठीक है, कोनोलैफोस लॉ, कोनोलॉफ्स जो भी है भाई इसको थोड़ा, ठीक है, ये तो ऐसे इससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी दे दिया है कुछ, ठीक है। अब सी दिया है आपका राउल्स लॉ, राउल्स लॉ, और डी दिया था भाई आपका लीवर रूल दिया था, ठीक है भाई। कितना आसान सवाल दिया था, ये आपका आया था ओजेई में, ओजेई में मेरा याद नहीं आ रहा है, 2000 में लिखा था, 2015 में आया था शायद, 2015 की, हाँ 2015 की 2000 कितना आया था, 10 में ये कितना आया था चेक करना, ओजेई में पूछा था, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या बोला, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर यानी हम जानते हैं P0 माइनस PS बाई P0 बराबर होता है एक्स सॉल्यूट, होता है ना भाई। अब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, किसके साथ है, किसके साथ है, किसके साथ है, किसके साथ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हम पढ़ चुके हैं ये वाला, ठीक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये स्टेटमेंट कौन दिया था भाई, राउल्स लॉ दिया था भाई, राउल्ट दिया था ना, हम नॉन वोलेटाइल केस में सीखे थे, तो ये आपका राउल्स लॉ होगा भाई, ये ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं, सॉरी ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, राउल्स लॉ। तो ऐसा वाला सवाल भी दे देता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट भी सीख के जाना, फॉर्मूला भी आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ करना पड़ेगा। तो गाइस हम यहीं पर रखते हैं आपका, अब हो गया इतना है और कुछ नहीं है भाई। अब जैसा भी सवाल आपको दिखेगा सब आप दिमाग थोड़ा लगाना है, घुसना है पूरा क्वेश्चन में, समझना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब पूरा एक जैसा नहीं हो, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग आपका क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग देता है, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा घुसना पड़ता है क्वेश्चन में, डिटेल समझना पड़ता है, पूरा विजुअलाइज करना पड़ता है क्वेश्चन को, देख कैसे अप्लाई करना है, क्या बोल रहा है, उसको हम प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे, वो सब अच्छे से पूरा सीखना पड़ता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको जैसा भी सवाल देगा, ज़्यादातर तो जैसे मैं बताया उस टाइप का ही देगा, बस क्वेश्चन में थोड़ा आपको नंबर इधर उधर कर देगा और स्टेटमेंट इधर उधर लिखेगा, बस वही है, ठीक है। तो गाइस हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी पूछता है इसमें सवाल, लेकिन जो आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, और लास्ट में वेंट ऑफ फैक्टर क्या एक ठो है वो आएगा, बाद में करेंगे वो सब। तो ये दो ठो एलिवेशन और डिप्रेशन बॉइलिंग पॉइंट, ये दो ठो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसमें सवाल बहुत बनता है। तो हम बहुत सारा आईआईटी का, जेई का, नीट का, सबका करेंगे। तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऑल द बेस्ट।